गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जैव प्रक्रम का श्वसन टॉपिक, जिसमें कि श्वसन के 3 तरीके बताए गए थे। आज हम लोग उसी टॉपिक से आगे बढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र की ओर। यानी हम लोग देखेंगे कि हम लोग मानव में श्वसन तंत्र किस तरह का है, किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले ये जो चित्र बनाया गया है मानव श्वसन तंत्र का, इस चित्र में समझने का प्रयास करेंगे। जो मानव श्वसन तंत्र है इसमें कौन कौन से अंग संलिप्त हैं। सबसे पहले तुम लोग देख रहे हो कि जो नासा द्वार है इससे ऑक्सीजन अंदर जाता है, श्वास नली से होते हुए 2 फुफ्फुस जो दिख रहे हैं, जिनको फेफड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं, ये दोनों फुफ्फुस में ऑक्सीजन जाता है। उसके बाद फुफ्फुस के अंदर मौजूद जो ये गुब्बारे के आकार का बैलून शेप्ड जो दिख रहे हैं कुपिकाएं, उनमें ऑक्सीजन निहित रहता है, जमा रहता है। आइए अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं। मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन कैसे नासा गुहा से लेकर कुपिकाओं तक पहुंचता है और कुपिकाओं से रक्तवाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पूरे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचता है। और ऑक्सीजन, जैसा कि पिछले क्लास बताया गया था, ऑक्सीजन जो ग्लूकोज पाचित भोजन के रूप में जमा है कोशिकाओं में, उसे विघटित करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। तो हमको अंततः श्वसन तंत्र के मदद से जो ऑक्सीजन श्वास नली से होते हुए, कुपिकाओं से होते हुए, रक्त धमनियों से होते हुए, रक्त की मदद से जो पहुंचता है विभिन्न कोशिकाओं में, वहां मौजूद पाचित ग्लूकोज को वो विघटित करके हमें ऊर्जा देता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि श्वसन तंत्र अंततः हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हम लोग आज चलो देखते हैं बच्चों कि मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग संलिप्त हैं और कहां-कहां से होकर ऑक्सीजन गुजरता है। सबसे पहले जो नॉस्ट्रिल होते हैं, नाक के 2 छिद्र होते हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण किया जाता है और नासा द्वार के द्वारा हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन आगे की ओर बढ़ता है, जिसमें कि ये लंबी सी श्वास नली है। कौन सी है बच्चों? श्वास नली। इस श्वास नली में आप देख रहे होंगे कि उपास्थि वलय है। ये सी आकार का जो सी आकार है, इस सी आकार का उपास्थि वलय, उपास्थि यानी अस्थि यानी हड्डी जरूर है, लेकिन उपास्थि है यानी मुलायम हड्डी। यानी यहाँ मुलायम हड्डियां इस श्वास नली में अंदर से लगी हुई होती हैं। इसलिए क्योंकि जब हम लोग सांस छोड़े और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो ये सिकुड़ ना जाए, ये श्वास नली ना सिकुड़े, इसके लिए यहाँ पर उपास्थि वलय मौजूद होता है, जो कि श्वास नली को ऑक्सीजन की कमी में सिकुड़ने नहीं देता है। आइए तो नासा द्वार से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, कंठ से होते हुए इस श्वास नली के जरिए ऑक्सीजन ये 2 फुफ्फुस यानी 2 फेफड़े हैं, उसमें इंटर करता है। अब फुफ्फुस ये पूरा अंग कहलाता है फुफ्फुस, जो मानव में 1 जोड़े होते हैं। अब फुफ्फुस के अंदर जो श्वास नली का भाग 2 भागों में बट के जो अंदर जाता है, इस विभाजित भाग को हम लोग बोलते हैं श्वसनी, जो 2 भागों में बटा है, पहला दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं श्वसनी। अब श्वसनी को देखिए, जैसे ही वो फुफ्फुस के अंदर जाता है, ढेर सारे भागों में विभक्त हो जाता है, पतली पतली वाहिनियों में। इन पतली पतली जो ऑक्सीजन की वाहिनियां हैं, इन पतली पतली वाहिनियों को श्वसनिकाएं कहते हैं। तो गौर करेंगे, सबसे बड़ा वाला श्वास नली जो 2 भागों में बटा उसको बोलेंगे श्वसनी, और 2 भागों के बाद जो अंततः ढेर सारे छोटे छोटे श्वास नली के छोटे छोटे जो पाइप बन गए, उन्हें बोलेंगे श्वसनिकाएं। क्या बोलेंगे? श्वसनिकाएं। यानी कि श्वास नली 3 भागों में बट गया। पहला श्वास नली, उसके बाद 2 भाग में बटा श्वसनी, फिर विभिन्न भागों में, ढेर सारे भागों में बटा श्वसनिकाएं। अब इन श्वसनिकाओं में आप गौर करेंगे
गुब्बारे के आकार की बैलून शेप आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग कोशिकाएं कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए संघनित होता है, जमा होता है। कब? जब हम लोग सांस लेते हैं तब। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इन पैसेज की मदद से कोशिकाओं में आके ठहरता है और कोशिकाओं के बगल में जो रक्त धमनियां होती हैं उनसे होते हुए कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। और जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, जो ऑक्सीजन है उसका क्या उपयोग है, जो हम नासा द्वार से लेकर कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन पहुंचा है उसका क्या काम है, तो ऑक्सीजन जो है रक्त वाहिनियों की मदद से जो कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा और जो कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज, पाचित ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हमें ऊर्जा देगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि इन सारे तंत्रों के बाद एक नीचे पर्दे जैसा संरचना बना हुआ है जिसको डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायाफ्राम। तो ये जो पर्दे नुमा संरचना है, ये डायाफ्राम है। इसका काम है, अगर ये डायफ्राम फैलता है तो यहाँ जगह ज़्यादा बनता है, यहाँ ज़्यादा वॉल्यूम बनता है, जिसके कारण ऑक्सीजन अंदर आता है। और जैसे ही डायफ्राम ऊपर चढ़ता है यानी सिकुड़ता है तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है दोनों फुफ्फुस में और श्वास बाहर जाता है। यानी डायफ्राम फैलेगा तो श्वास अंदर आएगा, डायफ्राम सिकुड़ेगा तो श्वास बाहर जाएगा। यानी डायफ्राम का रोल है अंतःश्वसन और बहिःश्वसन में, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ऐसा इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। चलो, तो अभी तुम लोगों को हम दिखाएं मानव श्वसन तंत्र का चित्र। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे किन किन अंगों से होते हुए ऑक्सीजन नासाद्वार से होते हुए कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं के बाद कैसे कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं में जाके वो पाचित भोजन अर्थात ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग स्टडी कर रहे थे मानव श्वसन तंत्र। अब आगे के जीव प्रक्रम के बारे हम लोग फिर अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।